Hello everyone, welcome to VERF. I am the faculty of VERF. Today we will be discussing about topic motivation. चाहे आप कोई सी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, either tourism, commerce, HR और management, ये टॉपिक चारों सब्जेक्ट्स में सेम वेटेज होल्ड करता है. 8 to 10 क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग्स हो और सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस हो. So today, now let's start with the topic motivation. मोटिवेशन से आप लोग क्या समझते हो? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमें हेल्प करता है एक पर्सन को एक्शन को डिजायरेबल गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए. मोटिवेशन के 3 कीवर्ड्स होते हैं. पहला मोटिव, सेकंड मोटिवेशन एंड थर्ड मोटिव्स. मोटिव्स क्या होते हैं? हमारे मोटिव्स हमारी वो इनर स्ट्रेंथ होती है या इनर स्टेट होती है जो कि हमारे को बताती है कि हमें किस वे में मोटिवेट होना है. मोटिवेशन हमारी प्रोसेस होती है जो कि हमारे एक्शन को डिजायरेबल गोल्स में कन्वर्ट करती है. और मोटिवेटर्स हमारी वो टेक्निक्स होती है जो कि एक पर्सन को मोटिवेट करती है. ये टेक्निक्स हमारी बोनस हो सकते हैं, इंटेंसिव हो सकते हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. Features of motivation. First is motivation is a psychological phenomena. Psychological phenomena motivation कैसे है? Because motivation mind oriented होता है, माइंड में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मोटिवेशन का, इसलिए ये psychological phenomena है. सेकेंड, मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड है. गोल ओरिएंटेड कैसे है? क्योंकि ये हमारे एक्शन को डिजायरेबल गोल्स में कन्वर्ट करता है. थर्ड, मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है. कैसे? हमें बोनस और इंटेंसिव मिल सकता है पॉजिटिव मोटिवेशन में. नेगेटिव मोटिवेशन में हमारे को पनिशमेंट मिल सकती है या हमारा डी प्रमोशन हो सकता है. ये सब कुछ नेगेटिव प्रमोशन होगा. थर्ड, नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, माइंड ओरिएंटेड होता है, और माइंड को समझने के लिए हमारे को थोड़े से कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं ब्रीफ में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. मोटिवेशन इज सोशल एंड डायनामिक प्रोसेस. सोशल कैसे है? क्योंकि हमारे को एक पर्सन मोटिवेट करता है या हमारे ग्रुप मोटिवेट करता है, तो जो वो सोशल इंटरेक्शन होती है तो वो एक मोटिवेशन का पार्ट होती है. डायनामिक प्रोसेस कैसे है? क्योंकि मोटिवेशन चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है. जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन को हम बीच में रोक दें, नहीं. मोटिवेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. मोटिव्स एम्प्लॉयज आर मोर क्वालिटी ओरिएंटेड. ऑब्वियसली बात है कि अगर मोटिवेशन हमारे को पॉजिटिव मिलेगी तो हम एक पॉजिटिव आउटकम देंगे. इसका मतलब क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए हम क्वालिटी ओरिएंटेड एम्प्लॉयज बन जाएंगे. Highly motivated employees are more productive as compared to others employees. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड एम्प्लॉयज रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है. कैसे है? बिकॉज वो उसको हायर प्रोडक्टिविटी देगा ऑर्गेनाइजेशन को. कैसे हायर प्रोडक्टिविटी देगा? अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होगा, अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है तो वो अपना पॉजिटिव आउटकम देगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, और वो उस मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, और हायर प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा. थर्ड, कैंडिडेट्स मस्ट बी अट्रैक्ट नॉट ओनली टू ज्वाइन बट ऑल्सो रिमेन इन द फर्म. एम्प्लॉयज मस्ट परफॉर्म टास्क इन अ डिपेंडेबल मैनर. दिस मीन्स कि हमारे को रिटेंशन करने के लिए एम्प्लॉयज को हम तब भी उनको मोटिवेट करते हैं. अगर एक एम्प्लॉय पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है कि हम उन्हें रिटेन कर लें. अब वो रिटेन कैसे कर सकते हैं? या तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है ऑर्गेनाइजेशन, या तो उन्हें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है. अभी मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट्स वो होते हैं जो कि हमारे फंड्स रिलेटेड होते हैं, लाइक योर बोनस, इंटेंसिव्स. एंड हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से हो गए? हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए हमारे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वेकेशंस प्लान कर देती है, या लंच ऑर्गेनाइज कर देती है, डिनर ऑर्गेनाइज कर देती है. वो क्या होता है? वो हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं. एम्प्लॉय शुड बी क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस एंड इनोवेटिव एट वर्क. एम्प्लॉयज हमेशा क्रिएटिव होते हैं अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो. स्पॉन्टेनियस होंगे. स्पॉन्टेनियस मतलब उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत स्ट्रांग होगा, वो स्पॉन्टेनियसली हर चीज को डिसाइड कर पाएंगे.
इनोवेटिव कैसे होता है, अगर पर्सन मोटिवेटेड होगा तो अगर उसको क्रिएटिव आइडियाज भी आ रहा है तो वो सेकंड थिंग वो मोटिवेटेड भी ऑटोमेटिकली होगा। नेक्स्ट, ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैसे है? पहला, नीड्स मतलब मोटिव्स मतलब हमारे इनर स्टाइल, हमें किस बेसिस पर मोटिवेट करना है। अगर हम फ्रेशर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है कि हम मोटिवेट हो जाए। अगर हम फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर से क्या होगा, हमारे अंदर वांट्स होगी, वांट्स मतलब जो हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करे। अगर हम फ्रेशर है तो हमारे अंदर ऑब्वियसली टेंशन होगी। किस चीज की टेंशन होगी? कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अडेप्टेबल होंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेंगे। हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अगर हम फ्रेशर्स होते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो टेंशन होगी तो हमारे ऑब्वियसली कुछ गोल्स होंगे जिसे हम टारगेट्स बोलते हैं। शॉर्ट गोल्स होंगे या शॉर्ट टारगेट्स होंगे जिसे हम अचीव करेंगे। अब उन गोल से या हमारे टारगेट से हमारा बिहेवियर आइडेंटिफाई होगा। अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे, अगर हम डीमोटिवेटेड होंगे तो हमारा बिहेवियर एक्शंस जो होंगे वो हमेशा से नेगेटिव होंगे। अब वो जो एक्शंस हैं वो क्यों है एक्शन? ताकि हम जो एक फ्रेशर है, हमारी जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब फ्रेशर है, हमारे पास टारगेट्स है, हमारे पास सेल्स की चीजें हैं, अब उनको फुलफिल करने के लिए हमारे को टेंशन होती है। अब उन टेंशन को कैसे अचीव कर सकते हैं हम? अगर वो टारगेट फुलफिल हो जाए। इसका मतलब क्या है, हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई। अगर हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई तो क्या हो गया, हमारा रिडक्शन ऑफ टेंशन हो जाएगी। इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है, कैसे एक नीड से हम रिडक्शन ऑफ टेंशन कर सकते हैं, वो पूरा एक डिपेंडेंट टेबल है। Next are theories of motivation. These are the theories of motivation that we will be covering. First is your Maslow theory of needs. Second, motivation and hygiene two-factor theory. Third, theory X and theory Y. ERG theory, Vyom theory of motivation, Porter Lana theory, and theory Z. The first theory is Maslow new theory. Maslow new theory किसने दी थी? Adam मैस्लो थ्योरी किसने दी थी? अब्रायन मैस्लो ने दी थी ये थ्योरी। मैस्लो ने बोला कि हर एक इंडिविजुअल की ना कॉम्प्लेक्स नीड्स होती है और उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना एक उसका बिहेवियर पर्टिकुलरली डिपेंड करता है। मैस्लो ने बोला कि हमारी नीड्स जो हैं वो इन 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स हमारी कौन सी होती है? हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। नेक्स्ट हमारी नीड होती है सेफ्टी नीड, और इसको हम सिक्योरिटी नीड भी बोलते हैं। कैसे? ये डिपेंड करती है हमारे फिजिकल सेफ्टी, कितना हम फिजिकल सेफ फील कर रहे हैं। थर्ड, सोशल नीड। सोशल नीड में आपकी सारी एक चीजें डेवलप होती है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, ग्रुप मैकेनिज्म हो गया, सोशल कनेक्शन हो गया, ये सब हमारी सोशल नीड्स होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सट्रीम नीड्स होते हैं। एक्सट्रीम नीड्स कैसे? हमारा एक्सट्रीम मतलब योर रिस्पेक्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें आता है, सेल्फ कनेक्शन, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर एक्सट्रीम लेयर। नेक्स्ट इज योर सेल्फ फुलफिलमेंट। इसमें क्या होता है, हम कितना प्राइड हो रहे हैं अपनी चीज को लेकर, हमारी मेंटल ग्रोथ क्या है, ये सब कुछ हमारी क्या होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट लेयर। नेक्स्ट थ्योरी हमारी मैस्लो न्यू थ्योरी का ही पार्ट है ये। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी कौन सी होती है? जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और एक हाईएस्ट स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? एंड हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, क्लोथिंग, ऑक्सीजन, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर। नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जो हमारी होती है, जो कि एक नीड सैटिस्फाई करती है किस चीज को? सेफ्टी को लेकर। सोशल नीड्स हमारी वो नीड्स होती है जो कि हमारी सोशल पीपल से बिलोंग जो हम करते हैं उनसे होती है, मतलब इमोशनल नीड ऑफ लव। नेक्स्ट होती है ऑफ सेल्फ एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स। इसमें क्या है, इंडिविजुअल को सेल्फ रिकग्नाइजेशन चाहिए होता है, सेल्फ पावर चाहिए होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, प्रेज चाहिए होता है, पावर कंट्रोल चाहिए होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्यूजेशन नीड। ये लास्ट लेयर होती है नीड थ्योरी की, और इसमें ये होता है कि क्रेविंग होती है किसकी? सुप्रीम नीड्स की,
जो भी सुप्रीम नीड्स की हमारी क्रेविंग होती है वो हमारी सेल्फ एक्विजिशन थ्योरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट, हर्जनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हमारी फ्रेडरिक हर्जनबर्ग ने। कब दी थी? लेट 1950s में। इस थ्योरी में हर्जनबर्ग ने बोला कि हमारे जो मोटिवेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स, सेकंड हमारे हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला हाइजीन फैक्टर्स, जो भी हाइजीन फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होंगे जो कि जॉब डिससैटिस्फैक्शन से रिलेटेड होंगे, और हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे जॉब सैटिस्फैक्शन से रिलेटेबल होंगे। अब मोटिवेशन के क्या पार्ट्स होते हैं? अचीवमेंट हो गई, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। डिससैटिस्फैक्शन के कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। मोटिवेशनल फैक्टर्स उसने बोला कि ऐसे सेट ऑफ कंडीशंस होती है जो कि प्राइमरली ऑपरेट करती है किस चीज को? स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देने के लिए एंड जॉब सैटिस्फैक्शन देने के लिए। उन्होंने बोला कि हमारे फैक्टर्स जो है अचीवमेंट, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन, वर्क इटसेल्फ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइडेड होते हैं। उन्होंने बोला मेंटेनेंस फैक्टर्स, इसको मेंटेनेंस फैक्टर्स और आल्सो नोन एज योर हाइजीन फैक्टर्स। इन्होंने बोला कि ये ऐसी जॉब कंडीशंस होती है जो कि ऑपरेट करती है प्राइमरली किसको? जो कि एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड होते हैं या जिनकी वर्किंग कंडीशंस एब्सेंट होती हैं। अब ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? हमारे कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स, इंटरपेयर रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, हमारी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ एंड वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये किसने दी थी थ्योरी? हमारी डेगॉस एमसी ग्रेगॉन ने दी थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एंड दीज थ्योरीज आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। How they are diagonally opposite to each other. अगर थ्योरी एक्स में एम्प्लॉयज को पसंद नहीं है काम करना, हाँ, तो थ्योरी वाई में एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। अगर थ्योरी एक्स में एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं तो थ्योरी वाई में उन्हें वो एक लीडर की तरह प्ले करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफी पसंद होगा। अगर थ्योरी एक्स में उनको सुपरवाइज्ड चाहिए होती है, सुपरविजन चाहिए होती है हर स्टेप में, तो थ्योरी वाई में हमारे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। थ्योरी एक्स हमारी एक ट्रेडिशनल थ्योरी होती है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट काफी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, काफी चीजें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे उनकी मनी के लिए, उनकी मटेरियल रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट के लिए और पीपल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्योरी वाई हमारी मॉडर्न थ्योरी होती है जो कि फॉलो की जाती है कब? वर्कर्स जब डायरेक्शन या एक्सरसाइज करते हैं सेल्फ कंट्रोल को, उनको रिवॉर्ड्स लेना पसंद है बट उन्हें पनिशमेंट लेना पसंद नहीं होता। नेक्स्ट थ्योरी इज योर ERG थ्योरी। द थ्योरी वाज गिवन बाय क्लेटन एडवर्फर, ठीक है। दिस थ्योरी इज सिमिलर टू मैस्लो नीड थ्योरी। इनफैक्ट ये मैस्लो नीड थ्योरी को आगे डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? ERG stands for, E stands for your existing needs, R stands for your relatedness, G stands for your growth. अब ये कैसे डिवाइड करता है या कैसे आगे डिफाइन करता है मैस्लो थ्योरी को? ये ऐसे डिफाइन करता है कि ERG में थ्योरी में बोला गया कि हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को हम एग्जिस्टिंग नीड्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमारी बेसिक नीड्स है, इसलिए इनको एग्जिस्टेंस तो चाहिए, इसलिए ये हमारी एग्जिस्टिंग नीड्स है। सोशल नीड्स एज सेल्फ एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स को उन्होंने बोला ये रिलेटेडनेस नीड्स है, मतलब सेफ्टी भी चाहिए हमें बट सोशल नीड्स, मतलब सोशल नीड्स एंड एस्टीम नीड्स हमारी रिलेटेड नीड्स है। कैसे? उन्होंने बोला कि ये जो सोशल नीड्स है ये कब होती है? सोशल इंटरेक्शन से होती है। सोशल इंटरेक्शन नीडेड है बट ड्यू टू सर्टेन अमाउंट। सेल्फ एस्टीम नीड और ईगो नीड भी सर्टेन अमाउंट, इसमें मतलब रिलेटेड है। उन्होंने बोला एस्टीम नीड और ईगो नीड और सेल्फ एक्विजिशन को हम ग्रोथ नीड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ से रिलेटेड होती है। एक पर्सन को ग्रो करने के लिए अपनी मेंटल ग्रोथ इंप्रूव करनी होती है, हाई करनी होती है, तभी वो पर्सन ग्रो कर सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्विजिशन नीड्स है ये ग्रोथ नीड में डिवाइड हुए। नेक्स्ट,
व्योम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी? व्योम ने दी थी। इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था व्योम थ्योरी को। फर्स्ट इज योर एफर्ट्स, देन परफॉर्मेंस एंड देन योर रिवॉर्ड्स। तो एफर्ट्स को इन्होंने बोला कि ये परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है, परफॉर्मेंस को बोला कि ये रिवॉर्ड रिलेशनशिप है, और रिवॉर्ड को बोला ये पर्सनल गोल रिलेशनशिप है। अब ये कैसे है? इन्होंने बोला अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो एफर्ट्स से हमारी को परफॉर्मेंस मिलेगी, और परफॉर्मेंस मिलेगी तो क्या होगा? हमारे को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब इन्होंने बोला कि अगर हम एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटल इंटू वेरिएंस करते हैं तो यही चीजें बनेगी हमारे। कैसे? एफर्ट्स को इन्होंने नाम एक्सपेक्टेंसी दिया था, फिनोमेना को, परफॉर्मेंस को इन्होंने नाम इंस्ट्रूमेंटल दिया था, एंड रिवॉर्ड्स को वेरिएंस दिया था। अब हम इस पे जाए तो एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी हो गया, परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल हो गया, और रिवॉर्ड्स वेरिएंस हो गया। अगर हम इन तीन को इक्वली डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि तीनों का इक्वल पार्ट्स में इक्वल कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी पोर्टर एंड लेलैंड थ्योरी होती है। किसने दी थी? लेमैन, पोर्टर एंड एडवर्ड लॉयर ने दी थी। दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ मोटिवेशन दिया था, दोनों ने कंबाइन करी थी। किस चीज को कंबाइन किया था? इन्होंने ये व्योम थ्योरी को कंबाइंड किया था। इन्होंने कैसे कंबाइंड किया था व्योम थ्योरी को? इन्होंने बोला कि अगर हम एफर्ट्स डालते हैं तो हम एक परफॉर्मेंस को अकम्प्लिश कर सकते हैं। अब वो परफॉर्मेंस या तो इंटरेस्टिव होगी या तो एक्सट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे सैटिस्फैक्शन क्रिएट होगी। अब सैटिस्फैक्शन हमें क्या देगी? वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स देगी। अब वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड से क्या होगा? हमारे पास एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अगर परफॉर्मेंस हम देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। तो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स और परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट काफी हद तक इक्वल हुए, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पे भी इन्होंने ये बोला कि परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड काफी हद तक इक्वल हुए। नेक्स्ट थ्योरी मैकेन्स नीड थ्योरी। इन्होंने भी यही बोला था कि ये थर्ड नीड थ्योरी हमारी होती है। टोटल हमारे पास 3 नीड थ्योरीज होती है, जो कि आगे आपको पता चलेगी। इन्होंने ना नीड थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अप्लिशमेंट, एंड नीड थर्ड इज योर नीड फॉर एफिलिएशन। इन्होंने बोला नीड ऑफ अचीवमेंट क्या होती है? हमारी नीड ऑफ अचीवमेंट वो होती है जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और उस स्टैंडर्ड्स को अकम्प्लिश करते हैं या अचीव करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि हाई नीड ऑफ अचीवमेंट वो होते हैं एम्प्लॉयज जो परफॉर्म करते हैं किसमें? लोअर नीड ऑफ अचीवमेंट में। नीड ऑफ पावर हमारी कंसर्न किसके लिए होती है? इस पे कंसर्न होती है कि हम क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अदर्स पर। थर्ड हमारी नीड ऑफ एफिलिएशन, हमारी ये डिजायर करती है कि हमारे गोल्स क्या है, हम कितने फ्रेंडली हैं या हम कितना एक वार्म रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज के साथ। दीज वर द 3 नीड थ्योरीज। पहली थी हमारी मैस्लो, जिसको सेल्फ एक्विजिशन, एस्टीम एंड सोशल नीड्स को हमारे हायर ऑर्डर नीड्स बोला, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल को लोअर नीड्स बोला। हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स में हर्ट इम्पैक्ट फैक्टर्स रिड्यूस हुए थे, एंड मैकक्रेडल नीड थ्योरी में नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एफिलिएशन। सो आवर लास्ट थ्योरी इज थ्योरी एक्स, थ्योरी जेड। ये किसने दी थी? ये थ्योरी जेड 3 थ्योरिस्ट्स ने दी थी। फर्स्ट इज ओगन, रैंगबर्ग एंड ओची ने दी थी ये थ्योरी, और इन्होंने बोला था कि ये जो है ना, ये थ्योरी एक्स एंड वाई के प्रोपोजिशंस है। अब इस थ्योरी ने बोला कि इन्होंने बोला कि जो भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंट्रीब्यूट करेगा, जिस भी एफर्ट्स पे वो कंट्रीब्यूट करेगा, उन्हें उसी एफर्ट्स पे चीजें मिलेगी। सेकेंड इन्होंने बोला कि हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को कैसे सैटिस्फाई करना। थर्ड इन्होंने बोला, ये जो 2 थे ना हमारे, इन्होंने ये हमारी प्रोपोजिशंस थी इस थ्योरी की। अब इस थ्योरी जेड के पोस्टुलेट्स क्या थे? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए किसमें? ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज में। सेकेंड, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। थर्ड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है। इनफॉर्मल हमारे वो होते हैं जिसमें पर्सनलिज्म आ जाता है। फॉर्मल में हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, इनफॉर्मल में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बोला एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? एक ह्यूमन रिसोर्स, जैसे ह्यूमन मीन्स योर स्किल्ड वर्कफोर्स, और रिसोर्सेज मतलब जो लिमिटेड होते हैं अवेलेबिलिटी में। अब उन ह्यूमन को अवेलेबिलिटी में कम में कैसे उनको बेटर डेवलपमेंट दे, मतलब उनकी स्किल्स को कैसे एनहांस करे, उनकी टेक्नोलॉजीज को कैसे इफेक्ट करे, वो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। थ्योरी जेड ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी किसमें? इन्होंने जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम को अडैप्ट किया था। अब ये जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? हमारे ग्रुप डिस्कशंस, हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारा होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स कंसर्न जो भी एक एम्प्लॉयज को लेकर होता है, वो सब एक जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आता है। और इंडिया में ऐसी दो कंपनीज हैं जो कि फॉलो करती हैं पोस्टिट्यूड्स ऑफ थ्योरी जेड। वो पहली कंपनी हमारी है मारुति सुजुकी एंड सेकंड कंपनी हमारी है हीरो होंडा, जो कि ये ऐसी दो कंपनीज है ऑटोमोबाइल की जो कि हमारी थ्योरी जेड के पोस्टुलेट्स को यूज करती हैं। So yeah, this completes your motivation theories, or you can say motivational. I hope you liked the video. Thank you.